सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा चर्चा का जो टॉपिक है वो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में, उच्च न्यायालय के गठन के बारे में, उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश कैसे नियुक्त होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है ये एमए फाइनल और बीए सेकेंड ईयर में एक पुस्तक चलती है, भारतीय शासन एवं राजनीति, उसके सिलेबस का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कोई राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आरपीएससी या यूपीएससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि कंपटीशन में जो जीके का पार्ट आता है उसमें पॉलिटिकल साइंस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हाई कोर्ट को लेकर भी काफ़ी सवाल आते हैं। तो आइए देखते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। हमारे संविधान का जो भाग 6 है उसमें अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय किसी राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। अनुच्छेद 214 में लिखा गया था कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, यानी संविधान में ये व्यवस्था थी कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन अनुच्छेद 231 में ये बात लिखी गई है कि संसद यदि चाहे तो कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही स्थापित कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ फिलहाल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है जो पंजाब और हरियाणा के लिए है। इसके अलावा मुंबई हाई कोर्ट है जो गोवा के लिए, दमन दीव और दादरा और नगर हवेली के लिए है। गुवाहाटी हाई कोर्ट है जो 4 राज्यों पर अपना क्षेत्राधिकार रखता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट स्थापित कर सकती है अनुच्छेद 231 के तहत। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 216 में है। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तें, इन सब का प्रावधान अनुच्छेद 217 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अनुच्छेद 124(4) में दी गई है। इसके अलावा इनकी शपथ का जो प्रारूप है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, वो अनुच्छेद 219 में है। 220 में लिखा गया है कि रिटायरमेंट के पश्चात ये उस उच्च न्यायालय में जहां पदस्थ रहे हैं या अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत का काम नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 221 में उनके वेतन के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 222 में उनकी स्थानांतरण प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 223 के अंदर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है उच्च न्यायालय के द्वारा जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण के मामलों में रिट जारी की जाती है तो कौन सा अनुच्छेद है? 226 है। अनुच्छेद 227 में उसे अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 228 में यह अधीनस्थ न्यायालयों से कुछ मामलों को अपने पास मंगवा सकता है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय की स्थापना का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 214 तथा 231 में किया गया है। 214 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, लेकिन अनुच्छेद 231 के तहत संसद कानून बना के 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या किसी केंद्र शासित प्रदेश को उसके साथ जोड़ सकती है, एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। उच्च न्यायालय की स्थापना और उससे संबंधित परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 241 के तहत संसद को केंद्र शासित राज्यों के लिए भी अलग से उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। यानी संसद चाहे तो केंद्र शासित राज्यों पर किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार न करके उस केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग से हाई कोर्ट स्थापित कर सकती है। और संसद ने इस शक्ति का प्रयोग 1966 में किया था, जब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए एक अलग से उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। इसी प्रकार अनुच्छेद 230 के तहत संसद किसी संघ शासित राज्य पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार करने या अधिकारिता से अपवर्जन करने की शक्ति रखती है। एक चीज़ और आपको बताएं कि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आ भी चुका है, कई परीक्षा में आ लिया है कि 3 नए उच्च न्यायालय कौन से गठित हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है MMT यानी मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के अंदर 2013 में 26 जनवरी 2013 को 3 नए उच्च न्यायालय गठित हुए हैं। पहले ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधीन थे, अब इनको अलग करके इनके 3 अलग अलग उच्च न्यायालय गठित कर दिए। ये कई कॉम्पिटिशन में सवाल आ चुका है।
तो फिलहाल देश में उच्च न्यायालयों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 24। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि देश में उच्च न्यायालय की संख्या टोटल कितनी हो गई है? 24। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, तो वो है दिल्ली हाईकोर्ट। उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा उन अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति निर्धारित करता है, जिनकी नियुक्ति समय समय पर राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती, इनकी संख्या निर्धारण का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और संख्या निर्धारित दोनों करने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं क्या हैं? अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो तथा भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक किसी जुडिशियल ऑफिस या न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। मान लो कि जिला और सत्र न्यायालय में न्यायाधीश रहा है, अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रहा है या कोई अन्य न्यायिक पद धारण किया है, तो 10 वर्ष तक कम से कम उसने न्यायिक पद धारण किया हो अथवा 10 वर्ष तक किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में वकील रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो न्यायिक पद धारण करने की जब बात आती है तो कोई व्यक्ति न्यायिक पद धारण करने के साथ साथ कहीं अन्य स्थान पर अधिवक्ता का भी कार्य कर चुका है तो वह भी उसमें गणना में लिया जाता है। और अधिवक्ता कोटे से जब किसी को बनाया जाता है तो न्यायिक पद पर उसकी जो समावधि है उसको भी शामिल किया जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में मैं आपको बताऊं, अनुच्छेद 217 में प्रावधान किया गया। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल का भी वह परामर्श लेता है। यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जबकि अन्य न्यायाधीशों की जो उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करता है। अब जो थर्ड जजेज केस था 1998 में, जिसको सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघवाद भी कहा जाता है, उसमें 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की तरह है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला है उसके अंदर भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के 2 सीनियर मोस्ट जजेज, 2 वरिष्ठतम जजों से परामर्श करने के पश्चात करेगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेज से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति को परामर्श देगा और राष्ट्रपति उस परामर्श के अनुसार ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश 2 सीनियर मोस्ट जजेज से परामर्श किए बिना ही राष्ट्रपति को नियुक्ति की अनुशंसा करता है तो उसे माना नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 231 के तहत संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उन सभी राज्यों के राज्यपालों से परामर्श करेगा जिन पर उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है। मान लीजिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जज नियुक्त किए जाने हैं तो पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के राज्यपाल से परामर्श किया जाएगा। अब अपन बात करें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं। जब उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तब मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित हो या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जब पद रिक्त हो या वो अनुपस्थित हो या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ही किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकता है। उसको बोलते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। और कब की जाती है? जब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या कार्य करने में असमर्थ हो। एक होती है अपर एवं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। जब उच्च न्यायालय में कामकाज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बकाया हो और राष्ट्रपति को ये लगे कि कार्य निपटाने के लिए उच्च न्यायालय में और न्यायाधीश नियुक्त करने की आवश्यकता है,
तब राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की अवधि के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो ये बात अपन ने की एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। एक चीज आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखनी है कि जब अपर न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय में की जाती है तो वह 2 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन जनरली उनको परमानेंट कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि अपर न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक ही अपना पदभार ग्रहण कर सकता है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 61 वर्ष की उम्र में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है तो वह केवल 1 साल ही काम करेगा। 62 वर्ष की आयु के पश्चात वह अपर न्यायाधीश के पद पर कार्य नहीं करेगा। तो अपर न्यायाधीश उच्च न्यायालय में नियुक्त होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है और अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा जो है कार्यकारी या अस्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में हम बात कर चुके हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 224 क में दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को भी कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है और कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन भत्ते अधिकारिता शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होती हैं। यदि वेतन भत्तों के संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय इसमें मान्य होता है कि उसे कौन से वेतन भत्ते दिए जाएं। ये प्रावधान 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा जोड़ा गया है। यानी रिटायर्ड जजेस को भी कार्यभार की अधिकता होने पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर नियुक्त कर सकता है। तो आज हमने बात की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में, स्थापना के बारे में, गठन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की। आपका जो असाइनमेंट है वो रहेगा कि आप उच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति और योग्यताओं का वर्णन करेंगे। इस असाइनमेंट को आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं या मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी आप भेज सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं, उसका उचित समाधान हमारे कॉलेज के द्वारा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।